everyone, I'm Anjali Singh from Infinity Vision. So Infinity Vision is bringing something very new and exciting for the students जो अभी 10th क्लास में है और अपने एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं बोर्ड के 2021 में. So the program is basically तपस्या 2023. तो जो बच्चे 2023 में IIT के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उसमें अपीयर होना चाहते हैं, also they are willing to give the examination with full preparation, तो ये बैच उन बच्चों के लिए है. And it has many features जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी. तो if you are willing, you can apply for this batch. तो the features for this program are कि आपको 11th-12th में जो भी एग्जामिनेशंस देनी है उन सब की प्रिपरेशन आपको इस बैच में करवाई जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल CBSE बोर्ड्स, KVPY एंड IIT JEE मेंस एंड एडवांस. तो यू विल बी टॉट फॉर ऑल दीज प्रोग्राम्स. इस प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी मटेरियल विच इज वेरी फाइन एंड वेरी रिसर्च. प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्सनल मेंटोर. दिस पर्सनल मेंटोर फीचर इज बेसिकली वेरी नाइस. इसमें आपका पूरा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाएगा. पर्सनल मेंटोर विल गाइड यू फॉर योर फर्दर एनालिसिस कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए. इस प्रोग्राम में आपके पास रेगुलर PTMs होंगी सो दैट योर पेरेंट्स कैन बी इन्वॉल्व्ड विद योर परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. You will be having proper practice schedules and you will be going through a continuous assessment during this program. तो अगर आपको चाहिए पूरे proven results and if you want कि आपके पास अच्छा result आए आपके 2023 examination में, and if you are hard working also कि आप बहुत अच्छा दिल लगा करके पढ़ाई करना चाहते हैं, so you can apply for this batch. फर्दर इंक्वायरी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.testinfinityvision.in के लिए. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. Hello everyone, today we are going to discuss magnetic force, some problems on magnetic force and then we will discuss electromagnetic induction. बच्चों magnetic force हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था. ऑलराइट, उत्कर्ष तुम लास्ट क्लास में नहीं थे. गुड इवनिंग चिराग, निपुण. लास्ट क्लास में उत्कर्ष तुम नहीं थे तो आई होप तुमने वो देख लिया होगा और तुम्हें पता होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि हमने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर लिया था. हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर भी देख लिया था. उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देख लिया था. फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी हमने देख लिया था. आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. जैसे आप ये प्रॉब्लम को देख लीजिए कि टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई कैरी करंट I इन द सेम डायरेक्शन. लेट F1 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इनर सोलेनॉइड ड्यू टू द आउटर वन and F2 be the magnetic force on the outer solenoid due to the inner one. Then direction and magnitude of both forces will be. ठीक है, तो बताइए मैग्नीट्यूड का क्या होगा इसका और डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं. मैग्नीट्यूड बताओ, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्शन का क्या होने वाला है. बताइए बच्चों. देखो काफी आसान सा प्रॉब्लम है. इसमें आपको टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं तो आप ये दोनों ड्रॉ कर सकते हो.
ड्रॉ कर लो, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ऐसा कुछ, ठीक है। ये ऐसे दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हो गए। अब बच्चों लेट्स से आप जो है करंट यहां से अंदर भेज रहे हो या फिर करंट यहां से बाहर निकाल रहे हो और यहां से अंदर भेज रहे हो आप, मतलब आप इसको कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी सेम होगा फिर, अगर मतलब यहां से करंट आप बाहर निकाल रहे हैं और यहां से आप करंट अंदर भेज रहे हो। ऊपर वाले में फिर यही होना चाहिए कि यहां से करंट बाहर निकलना चाहिए, यहां से करंट आपका बाहर निकलना चाहिए और यहां से करंट अंदर जाना चाहिए, राइट, है ना। ये तो बताइए फिर F1 क्या होगा। अब F1 है क्या बच्चों? F1 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इनर सोलेनॉइड, मतलब इस पे ये वाला जो फोर्स लगाएगा दैट इज F1, है ना। मतलब ये जो फोर्स लगाएगा, जो इस वाले पे जो फोर्स लगेगा ना, इस वाले पे बच्चों जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज F1, है ना। तो बताइए फिर, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान दो तो यहां पे और यहां पे आप करंट की डायरेक्शन देखो, दोनों में करंट आउटसाइड आउट ऑफ द प्लेन निकल रहा है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन सेम हो गई, मतलब समथिंग लाइक दिस। आई हैव अ वन, आई नीड वन मोर पेन, ओके नो प्रॉब्लम, कैन यूज दिस वन, ओके। लेट्स से ये हो गया बच्चों आपका, यहां से ऐसा करंट बाहर निकल रहा है और यहां से भी एक ऐसा करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहां से दोनों करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। अगर दोनों करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम हो गई बच्चों, इसमें भी ऊपर इसमें भी ऊपर, तो ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये वाला है आउटर सोलेनॉइड, ये वाला है इनर सोलेनॉइड, तो आउटर सोलेनॉइड जो है वो इनर सोलेनॉइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये वाला जो है इस पे ऊपर की ओर ऐसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा ना ये। सिमिलरली ये जो है यहां पे, ये भी इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां भी आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों जितना फोर्स ये होगा, आप सिमेट्री से ऐसा सोच सकते हो, जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा। ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे बच्चों, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। F1 की वैल्यू विल बी जीरो। मतलब F1 है क्या? तो F1 विद द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इनर सोलेनॉइड ड्यू टू द आउटर वन। चलिए अब बात करें अगर बच्चों हम लोग F2 की, तो F2 पे फोर्स लगाने के लिए कोई प्रेजेंस ही नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि हमें मालूम है कि सोलेनॉइड का जो है आउटसाइड फील्ड होता है जीरो। सोलेनॉइड का आउटसाइड फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारा F1 भी जीरो और F2 भी जीरो हो जाएगा बच्चों। तो F1 एंड F2 बोथ फोर्सेज आर जीरो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, रेक्टेंगुलर कॉइल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टेंगुलर कॉइल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे देखो बच्चों, आप जब भी एक क्लोज्ड
जब भी आप एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप को प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे जो नेट फोर्स आती है दैट इज 0। जब भी आप प्लेस करते हो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप को, तो उस पे नेट फोर्स जो आती है दैट इज 0। आप ये सर्कुलर लूप ले लो या फिर आप ये लूप ले लो, इन सब पे नेट फोर्स जो आ जाती है दैट इज बेसिकली 0। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ऑलराइट, ए बी सी डी ये चार आपके साइड्स हो गए इस रेक्टेंगुलर कॉइल के। बच्चों अगर यहां पे तुम फोर्स देखोगे ए बी पे, और लेट्स से इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम बात करें कि ए बी पे बताइए फोर्स की डायरेक्शन, ए बी पे फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो क्या बोलोगे आप? ए बी पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द लाइन परपेंडिकुलर ऑन योर पाम गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इधर, इस पे देखो मैग्नेटिक फोर्स इधर, इस पे देख लीजिए नीचे की ओर, इस पे इस साइड। तो बच्चों जितनी वैल्यू इस फोर्स की उतनी ही वैल्यू इस फोर्स की, जितनी वैल्यू इस फोर्स की उतनी ही वैल्यू इस फोर्स की। चार ये वाला फोर्स इसको कैंसल आउट कर देगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसल आउट कर देगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सीधा आप फोर्स लिख दोगे, जैसे मान लो बच्चों इसका लेंथ आपका L है, तो इसका भी तो L ही होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो। इसकी साइड लेंथ इस वाले साइड की लेंथ अगर B है, तो बच्चों इस वाली साइड लेंथ की वैल्यू भी B ही हो जाएगी। और फिर अगर आप CD और AB पे जो फोर्स देखोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी F इज इक्वल टू I B CD और AB पे जो फोर्स लगा दैट इज IBL। और बच्चों अगर हम इस पे फोर्स कैलकुलेट करें, सो दिस इज गोइंग टू बी IBB। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स विल बी 0। ये बात याद रखना है, जब भी आप एक क्लोज्ड लूप को प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नेट फोर्स उस पर 0 होता है। बच्चों इस केस में आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो लूप है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा। यू कैन सी बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस दैट दिस लूप विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये लूप जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि फोर्स कितनी होगी इस पे, है ना, इस पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों। सॉरी, टॉर्क की, फोर्स तो हमने कर लिया, फोर्स तो 0 निकल गया हमारा। टॉर्क की अगर हम बात करें बच्चों कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो अगर इस केस में हम लोग देखें टॉर्क, मतलब जब ये हमारा 0 डिग्री इसका जो प्लेन है, किसका, इस रेक्टेंगुलर लूप की जो प्लेन है वो 90 डिग्री की एंगल बना रही है, अगर किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर हम बात करें एरिया वेक्टर का, तो बच्चों आपको मालूम है ना एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो आप यहां देख सकते हैं बच्चों कि जो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल जब 0 डिग्री है, तो टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। आप इसको सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो। जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए आप, इस लाइन के अबाउट, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, लेट्स से। यहां पे बच्चों
ये जो फोर्स लग रहा है आपको दिख रहा होगा, इसी से पास कर रहा है। अगर मैं इस एक्सिस से इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करूं अगर मैं बच्चों, तो इसी एक्सिस से ही पास कर रही है ना। ये वाला फोर्स भी, ये वाला फोर्स भी और ये वाला फोर्स भी, ठीक है। नेट फोर्स जो आएगा इस पूरे पे वो क्या होगा, इस सेंटर से पास करेगा और इसी एक्सिस से पास कर जाएगा। यहां पे जो नेट फोर्स आएगा वो भी यहीं से पास कर जाएगा। तुम्हारी जो नेट टॉर्क आ जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा, जैसे ये ऐसा रखा हुआ है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, है ना, थोड़ा सा, तो वैसे इसमें क्या चेंजेज आएंगे वो आप देखिए बच्चों। वैसे में चेंजेज तो ये आएगा कि जो टॉर्क होगा वो अब नॉन जीरो आएगा। उसका रीजन क्या है कि जो फोर्सेज होंगे, दो फोर्सेज होंगे ऐसे जो कि इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से पास नहीं करेंगे। ऑलराइट, मतलब जो फिगर हो जाएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब मैंने क्या किया बच्चों, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा अंदर भेज दिया, इस वाले पोर्शन को थोड़ा अंदर भेज दिया, इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल लिया, इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल लिया, नीचे वाले को बाहर निकाल लिया। मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये पहले ऐसा था, नाउ आई हैव टर्न्ड इट समथिंग लाइक दिस। और बच्चों जो इसकी एक्सिस थी वो यहां से पास कर रही थी, ये जो लाइन है इसके बीचों बीच यहां से पास कर रही थी, ठीक है। तो बच्चों यहां पे अब जो इससे पास करेगा ना, आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहां पे अब जो फोर्स इस पे लग रहा था वो फोर्स पहले क्या, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा था, फोर्स पहले इस पे ऐसा लग रहा था और ये इसके यहां से एक्सिस से पास कर जा रहा था यहां से। अभी ये फोर्स कैसा लगेगा बच्चों, तो फोर्स अभी भी इस पे ऐसा ही लगेगा, देख रहे हो आप, ऐसा, ठीक है। और मैंने इसको थीटा से रोटेट किया है, ऐसे पहले ऐसा था, मैंने इसको अब थीटा से रोटेट कर दिया। तो बच्चों अब क्या हो गई, एक डिस्टेंस आ गई एक्सिस से, और पहले ये ऐसा था, थीटा ये था, ये वाला जो एंगल हो गया ना, मतलब थीटा से रोटेट किया। तो अब टॉर्क निकालने के लिए आप देखोगे कि एक्सिस से फोर्स की डिस्टेंस आ जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी बच्चों कितना। तो देखिए मैं फोर्स निकालता हूं, मैंने इसको ऐसा रोटेट किया तो ये दोनों फोर्स तो अभी भी एक्सिस से ही पास करेंगे, ये दोनों फोर्स अभी भी एक्सिस से ही पास करेंगे, इनका अभी भी जीरो ही होगा टॉर्क, लेकिन इन दोनों का जो टॉर्क होगा दैट विल नॉट बी जीरो बच्चों, वो कितना हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी, फोर्स आ गया हमारा, ये वाला फोर्स है आई एल बी, ये वाला फोर्स भी है आई एल बी, दिस इज गोइंग टू बी टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, इसको मैं कहता हूं फोर्स 1, इसको मैं कहता हूं फोर्स 2। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 इज गोइंग टू बी आई एल बी इंटू बी बाई 2 साइन थीटा। सिमिलरली टॉर्क 2 आ जाएगा आई एल बी इंटू बी बाई 2 साइन थीटा। मतलब इस वाले फोर्स का भी इतना ही वैल्यू आ जाएगा। आप दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो जो नेट टॉर्क हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, प्लस बच्चों इनकी डायरेक्शन भी सेम आएगी, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम आएगी। आप देख सकते हो कि ये आपका L हो गया है ना, दिस इज एल बी, मतलब माइनस आई कैप, दोनों का इसका भी माइनस आई कैप ही आएगा, दोनों का इस फिगर के हिसाब से माइनस आई कैप। तो बच्चों हमारा टॉर्क नेट हो गया कितना, आई बी एल बी साइन थीटा। तो यहां से हम टॉर्क को यह भी लिख सकते हैं बच्चों कि टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई एल बी हो गया आपका एरिया, तो आई
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बच्चों जो हमारा टॉर्क आ गया ना, वो हम ये जो आई ए वेक्टर आ गया इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इस आई ए वेक्टर को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और इसकी वैल्यू हो गई म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टॉर्क की वैल्यू हो गई म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर म्यू वेक्टर इज आई ए वेक्टर नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, ये बस नोट कर लो, ये सब तो डेरिवेशन तुमने किया ही है, बुक में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यही है, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी वेक्टर, ये याद रखना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। ये मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई ए वेक्टर, आई ए वेक्टर। ठीक है ना? अब बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि यहां पे ये हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन के अलोंग एरिया, फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जो हमें डायरेक्शन मिलेगा एरिया का, दैट इज एरिया वेक्टर, और उसी के अलोंग हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का भी वैल्यू। ऑलराइट, ठीक है बच्चों? ओके, अब देखो बहुत ही सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछूं अगर, कि मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ पे, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लेट्स से ये एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है r, वेलोसिटी है v। रेडियस कितनी है? r है, वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है, तो बच्चों इसकी वेलोसिटी, जो रिवॉल्व करने की वेलोसिटी जो है दैट इज v। अभी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, वो आप कैसे निकालोगे? तो बताइए, बता सकते हैं आप? बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम ई भी आर बाई 2। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर ज्ञानेश मैंने यहां पे तुमको ओमेगा दिया होता, फिर यहां मैंने इसका ओमेगा दे दिया होता रोटेशन, फिर क्या करते तुम? फिर क्या आंसर लिखते? बोलो। देखो बच्चों कितना आसान सा प्रॉब्लम है। अब सोच रहे सर इसमें तो आपने आई दिया ही नहीं। एरिया चलो अपन निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर। बच्चों आई तुम्हें निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। आई क्या होता है? करंट, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो बच्चों यहां चार्ज कितना है? ई है, और यही चार्ज वापिस यहां पे कब आएगा? तो बच्चों वो आएगा कितने टाइम के बाद बताइए? तो 2 पाई आर बाई भी टाइम के बाद, राइट? 2 पाई आर बाई भी टाइम के बाद वापिस आएगा। तो यहां पे मैं आई निकाल लूं, अगर इस केस में आई हो गया आपका कितना? तो Q अपॉन T। Q आप देख सकते हो, Q हो गया आपका E, और टाइम हो गया बच्चों 2 पाई आर बाई भी। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो आपकी I की वैल्यू आ गई दैट इज EV
अपॉन 2 पाई आर, दैट्स योर आई। अब इस आई की वैल्यू यहां पुट कर दो, है ना, तो आपको निकल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई हो गया आपका ईवी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, आर से ये कैंसल, एंड योर आंसर इज ईवी आर बाई 2। काफी आसान है ना। तो बच्चों ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ईवी आर बाई 2, ठीक है। ओमेगा की बात की जाती तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ओमेगा की जगह पे आप अभी जहां पे ओमेगा आर पुट कर दोगे तो ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना, ई आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। ये कैसे कर रहे हो तुम, ओमेगा ऊपर आएगा ना, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो तुम नीचे ओमेगा को मत भेजो, ओमेगा ऊपर ही रहेगा, ज्ञानेश गलती मत किया करो। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, लेट्स से इसकी मास है m, इस ये जो पार्टिकल है इस पे चार्ज आपने E दे दिया, है ना, मान लीजिए उस पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बाद, इलेक्ट्रॉन का मास, सिर्फ मैं इसको इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है ना, इसलिए मैं इसको एक पार्टिकल ले लेता हूं जिसपे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है और मास जो है बच्चों इस पे m है, इसका r है। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बताओ मुझे, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम भी आर, इन्हीं चीजों में बताना है, ओमेगा टा एम भी आर, इन चीजों में ही बताओ एंगुलर मोमेंटम इसका कितना आ जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज गोइंग टू बी एम भी आर, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ई भी आर बाई 2, ठीक है। अभी अगर तुम बच्चों यहां पे रेशियो निकालो, रेशियो तुम अगर निकाल दो, किसका रेशियो, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, तो म्यू बाई एल अगर तुम निकालो तो कितना हो जाएगा फिर म्यू बाई एल बोलो तो, ईवी आर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम वी आर। सो वी आर कैंसिल, कितना आ गया ये, ई बाई 2m, ठीक है। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज ई बाई 2m। अगर चार्ज Q होता तो तुम इसको Q भी लिख सकते हो, अगर लेट्स से यहां पे चार्ज E नहीं होता Q होता तो तुम लिख सकते थे फिर Q बाई म्यू बाई एल इज इक्वल टू Q बाई 2m, ठीक है। L इज इक्वल टू 2m u म्यू बाई Q, ओके ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको एक काफी कम टाइम लगा इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन को लेके दिया। ये फॉर्मूला किसी भी चीज के लिए ट्रू है, यू कैन यूज अ डिस्क और सॉलिड स्फीयर, है ना, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, उन सारे फॉर्मूलाज पे ये फिट बैठेगा, उन सब के लिए ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होता है, म्यू बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m, ठीक है। एचसी वर्मा के चैप्टर्स के एंड में दिए हुए हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, हालांकि वो डेरिवेशंस करने हैं आपको और यही प्रूव करना है बेसिकली, लेकिन अगर आपको रिजल्ट निकालने में ये बहुत यूज आता है इसका, तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। And now we are going to discuss magnetic flux. Magnetic flux, all right? बहुत बढ़िया उत्कर्ष, इट्स नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, वेरी गुड, यू रिमेंबर, गुड। ये पढ़ाया था तुम लोग को मैंने क्लास 12th में ना, हाँ। नाम लिखना चाहते हो उसका तो लिख सकते हो कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो। नाउ वी आर
सो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी हम कह सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों, अगर बात मैग्नेटिक फ्लक्स की जाए तो हमें फॉर्मूला उसके लिए वही होता है जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए था, फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस। ठीक है, तो हमारा यहां पे फाई बी आ जाता है बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ऑलराइट, फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बच्चों, ये रिजल्ट याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे और कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना है आपको यहां पे एरिया वेक्टर जो है कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो आउट ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लोगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखोगे कितना एंगल बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इस तरीके से है बी वेक्टर, और अगर आपका एरिया वेक्टर मतलब ऐसा है, ऐसा एरिया वेक्टर होने का मतलब क्या है कि जो प्लेन है दैट इज समथिंग लाइक दिस। हाँ, तो सारी लाइंस इसी से पास कर रही हैं, है ना। अगर ये थोड़ा सा अगर थीटा से रोटेट होने लग जाए तो इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होने लग जाएगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा 90 की ओर, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। कॉमन सेंस है। चलो हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का, जैसे लेट्स से ये वाला प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आपको मैंने बताया, फाई बी का बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां पे आपको दो सर्कुलर कॉइल्स मिलेंगे, एक सर्कुलर कॉइल बहुत छोटी ऐसा प्रॉब्लम में दिया गया है, जैसे दिया गया सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of the center of the small loop is on the axis of the bigger loop. The distance between their center is 15 centimeter. If a current of 2 ampere flows through the smaller loop, then the flux linked with smaller loopage. Okay, wait. If a current 2 ampere flows through the bigger loop, all right, bachcho, this is bigger loop. Through the bigger loop, then the flux linked with smaller loopage. बताइए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी देख लीजिए क्वेश्चन, आई होप अभी सॉल्व करो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। Through the bigger loop, then the flux linked with smaller loopage. बताइए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी देख लीजिए क्वेश्चन, आई होप अभी सॉल्व करो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना कितना आसान है। व्हाट डू यू नीड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ फिगर। जैसे देखो यहां मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों। सबसे पहले एक बिगर लूप हो गया, देयर इज अ बिगर लूप एंड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस बिगर लूप देयर इज अ स्मॉलर लूप।
और ये ना इसके एक्सेस पे है बच्चों, ये इसके एक्सिस पे है। डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बच्चों? डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर। और ये एक्स डिस्टेंस जो है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। अब देखो, आपको एक इंफॉर्मेशन ये दिया गया है बच्चों कि ये जो लूप है दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस वन। तो आप इस फैक्ट का यूज करोगे। इस फैक्ट का यूज आप इस पर्पस के लिए करोगे कि थ्रू आउट द एरिया ऑफ दिस लूप, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। हालांकि हमने एक पॉइंट पे निकालना सीखा है कि एक पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था और हमने ये देखा है कि ये जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। दिस फॉर्मूला is basically this formula is used to find out the magnetic field at an axial point, right? लेकिन यहां पे हम लोग इस लूप को एक पॉइंट के तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम में दिया गया है कि दिस लूप इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो बच्चों आप यही काम करो, फिर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उससे निकाल लीजिए और फिर आप क्या करोगे? तो फ्लक्स निकालोगे। तो बच्चों यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, यू कैन सी दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, हमने देखा है ना? बोलो सर ये तो एक पॉइंट पे ही आता है, बस ऐसे सिर्फ यहां पे आएगा। तीसरा जो आपने ड्रॉ किया वो तो ठीक है, ऊपर दो। तो बच्चों हम सिर्फ उसको यही इसीलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम में ये लिख दिया गया है कि ये लूप बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसके एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो फ्लक्स अगर निकालना होगा मुझे, सो आई कैन राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी हो गया हमारा म्यू नॉट, पहले लिख देता हूं फिर वैल्यूज पुट करूंगा। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 इंटू पाई आर का स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री। आंसर आ गया हमारा म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज पुट करना है एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई थिंक 2 एम्पियर है, आर का स्क्वायर, आर आई थिंक 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर यानी 0.04 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी दिस इज गोइंग टू बी 0.04 प्लस 0.225 नहीं 0.0225 का होल 3/2 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है बच्चों? वेट 0.3 सेंटीमीटर है ना ये। R इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हो गया तो स्मॉल कहां से हुआ? बड़ा हो गया इससे। तो फिर इसको हम करेंगे तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 0.3 यानी 0.00
0.00009। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों जो भी आप इसको सॉल्व कर ली, जो भी आंसर आएगा आपका, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, 25 का, है ना। ये आएगा हमारा 0.0625 आ जाएगा, मतलब 0.25 आ जाएगा। फिर 0.25 का क्यूब कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आंसर मिल जाएगा हम लोगों को यहां से। ठीक है, पाई स्क्वायर जो है, इसको 3.14 मत लिखो, इसको पाई ही रहने दो, और पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ना उसको 10 कर लेना, पाई स्क्वायर की वैल्यू को 10 कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्स से रिलेटेड और कर लो। जैसे लेट्स से देयर इज अ वायर, और यहां पे देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और ये इससे दूर है कितना, ए। इसकी लेंथ ले लीजिए आप L, विड्थ ले लीजिए आप बच्चों इसकी B, करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, आपको निकालना है टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस रेक्टेंगुलर लूप, है ना। तो बच्चों कैसे हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है हमारे लिए ये। ट्राई करो तुम लोग और बताओ क्या होगा आंसर इसका। बताओ बच्चों जल्दी से। तो बच्चों कैसे हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है हमारे लिए ये। ट्राई करो तुम लोग और बताओ क्या होगा आंसर इसका। बताओ बच्चों जल्दी से। हाँ जी बच्चों, आ गया आंसर। आसान है काफी। आई थिंक तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने इसमें प्रॉब्लम किया भी होगा। ज्ञानेश तुम भी पिछली क्लास में आई थिंक नहीं थे, क्यों नहीं थे तुम पिछली क्लास में? ये देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए काफी सिंपल। सबसे पहले क्या करोगे तुम, देखो अब तुम सोचोगे सर यहां पे आपने बोला था कि फाई को ये यूज कर लो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी आपने इसके पिछले वाले प्रॉब्लम में यूज किया ये आपने। बच्चों यहां पे मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज थ्रू आउट द एरिया हम ले रहे थे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन यहां पे लकीली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, है ना। लकीली तो नहीं बोलेंगे, अनफॉर्चुनेटली ही, क्योंकि हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा इस केस में।
थ्रू आउट द एरिया मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी कंसीडर्ड कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ दिया भी नहीं गया है कि ये ए हमारा एल से बहुत छोटा है। ऐसा कुछ अगर दे दिया गया होता तो एक टाइम की चलो हम मान भी लेते कि बहुत अगर छोटा सा डायमेंशन है इसका, तो हम कर सकते थे कुछ ऐसा कि हाँ ठीक है रेक्टेंगुलर लूप बहुत छोटा है तो एक पॉइंट मान लेंगे, फिर काम कर सकते थे। लेकिन यहां पे ऐसा तो है नहीं, हमें ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये कंपेरेबल डायमेंशन का रेक्टेंगुलर लूप है। सो बेसिकली इन दिस केस हमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं मिलेगा, वी विल हैव टू इंटीग्रेट, है ना। तो फिर हम ये यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस कैन ओनली बी यूज्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। वी विल हैव टू यूज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो बच्चों b की वैल्यू आप इसके लिए क्या करो, फिर आपको एक लेना पड़ेगा यहां से x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा बच्चों आपको। उस एलिमेंट की विड्थ ले लीजिए आप कितना, तो उस एलिमेंट की आप विड्थ ले लीजिए बच्चों dx। इस एलिमेंट की आपने विड्थ ले ली dx, तो और इसका आप देख सकते हैं लेंथ कितना है b, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा b dx। ये आपका ds वेक्टर हो गया। और बच्चों अगर बात मैग्नेटिक फील्ड की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन, है ना। और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। ठीक है, ऑलराइट। अगर आप यहां पे दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो आप उसको लिख सकते हो cos 0 या फिर cos पाई, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहां पे अंदर भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर, बाहर भी ले सकते हैं, है ना। बाहर लोगे तो cos 180 डिग्री होगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर निगेटिव साइन आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको 1 ही लिख देते हैं, फिर 1 मल्टीप्लाई करके लिखते नहीं है तो छोड़ देते हैं हम इसको। बच्चों लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो इसका वेरिएशन कहां से कहां तक है, तो इसका वेरिएशन है कहां से कहां तक बच्चों, a से लेके, मतलब x। अच्छा अगर तुम x यहां से ले रहे हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं यहाँ के इसका वेरिएशन कहां से कहां तक है, a से लेके a प्लस एल तक है। तो यहां आपने लिख लिया a और यहां आपने कितना लिख लिया a प्लस एल, एल है ना लेंथ इसकी एल, हाँ ठीक है, यहां से यहां तक। तो इसकी लोअर लिमिट a, अपर लिमिट a प्लस एल। कॉन्स्टेंट जो है ले लिया उसको बाहर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ऊपर लिख दिया मैंने b, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log ex, और अपर लिमिट आपका हो गया a प्लस एल, लोअर लिमिट हो गया a। आंसर आ गया म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई log e a प्लस एल बाई ए। ठीक है, म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई log e a प्लस एल बाई ए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई log e a प्लस एल बाई ए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ऑल राइट बच्चों, आंसर आ गया। तो इसका आंसर किसी का आया नहीं क्या, इसका आंसर बच्चों, तुम लोगों का आंसर मुझे दिख नहीं रहा है किसी का आंसर। ये तो आसान प्रॉब्लम नहीं था। ज्ञानेश क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर, निपुण और बच्चे आज कम लग रहा है मेरे को। हाँ, निपुण, ज्ञानेश, उत्कर्ष, अच्छा गायत्री नहीं है, तनिष्क नहीं है, बाकी और चिराग, आदित्य, नहीं आया आप लोग का आंसर। ये तो आसान ही था बच्चों, इसमें आप लोग को टफ लगा क्या ये, अभी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर।
मुझे लगा तुम लोगों से हो जाएगा ये। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं। आया नहीं लेकिन तुम्हारा आंसर ज्ञानेश, पता नहीं, मे बी रिव्यू के लिए वो हो गया होगा, कुछ म्यू नोट वगैरह होगा इसकी वजह से। चलो ठीक है, फेराडेज लॉ डिस्कस करते हैं। बच्चों आपको फेराडेज लॉ आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, यू नो व्हाट इज फेराडेज लॉ, है ना। फेराडेज लॉ कहता है कि अगर मान लो बच्चों कि ये आपका एक यहां से हमारा अगर एक गैल्वेनोमीटर एक करंट कैरिंग लूप है, नहीं करंट कैरिंग लूप नहीं है, एक कंडक्टिंग लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है और उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है बच्चों। यहां पे तुमने क्या किया, एक मैग्नेट को आप लेके आए, इसके क्लोजर आप लेके आ रहे हो। जैसे आप इसके क्लोजर लेके आओगे तो इसमें इस गैल्वेनोमीटर में देखा गया कि डिफ्लेक्शन शो किया इस गैल्वेनोमीटर ने, ठीक है। तो यहां से ही फिर फेराडेज ने अपना पहला लॉ दिया। उन्होंने कहा कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टिंग लूप चेंजेज अ करंट क्लोज कंडक्टिंग लूप, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज कंडक्टिंग लूप changes a current is induced or an EMF is induced in the conducting loop and a current starts to flow। उन्होंने ये बोला। इसको आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी पुट कर सकते हो कि when there is a relative motion between a magnet and a closed conducting loop, an EMF is induced in the closed conducting loop and current starts to flow in the conducting loop। Alright, ये पहला लॉ था। एंड what was the second law? According to second law of Faraday's, according to Faraday's second law, Faraday said that the value of induced EMF is rate of change of flux through the closed conducting loop E is equal to minus d phi by dt। ये सेकेंड लॉ था। पहला था कि when there is a relative motion between magnet and closed conducting loop, an EMF is induced in the closed conducting loop and current starts to flow। Second one was the rate of change of magnetic flux is equal to the EMF induced in the conducting coil। This was the second one। Alright बच्चों, अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको लेंज ने, इस नेगेटिव साइन को लेंज ने एक्सप्लेन किया था। He said that current is induced in a coil, current is induced in a closed conducting loop or coil in such a way that it opposes the change which has induced it। It opposes the change which has induced it। एक्सप्लेन करता हूं बच्चों मैं इसको। जैसे लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको दिख रहा होगा। अगर यहां से नॉर्थ पोल वाले एंड से इस लूप के क्लोजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर्स इंक्रीज होंगी जैसे जैसे ये क्लोज आएगा। इस डायरेक्शन में इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इंक्रीज करेंगी जब ये क्लोजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस डायरेक्शन। तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था तो बच्चों ये एजी लाइंस प्रोड्यूस करेगा, जो इसके अंदर करंट आएगा वो। समझ रहे हो? अच्छा बच्चों, अगर यही नॉर्थ साउथ को हम इधर ना ले जाके इधर लेके जा रहे होते तो फिर उल्टा होता, क्योंकि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होता वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिक्रीज होने से इंड्यूस होता
तब बच्चों जो इसके अंदर जो करंट आता उसकी डायरेक्शन ऐसी होती कि इस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ना करके इस डायरेक्शन में करता। क्यों करता? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, तो अब डिक्रीजिंग को अपोज करना है। डिक्रीज को अपोज कैसे कर सकते हो? उसको और सप्लाई करके, तो उसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर देता है ये लूप। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बच्चों आपका फैराडेज लॉ। लेंज लॉ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? लेंज लॉ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बच्चों ये हमारा करंट है एम्पियर में, और ये हमारा टाइम है सेकंड्स में। 0.5 सेकंड्स आप देख सकते हो टाइम दिया हुआ है। करंट की वैल्यू यहां दी गई है। पूछा जा रहा है आपसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। बच्चों अभी आपने जस्ट देखा फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट? तो आप इस डी टी को इधर भेज सकते हो। दिस विल बिकम वॉट? माइनस ई डी टी इज इक्वल टू डी फाई, और फिर आप यहां पे इंटीग्रेट कर दो बच्चों। ई क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? ई क्या है? ईएमएफ। इसको आप लिख सकते हो आई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डी फाई। दिस विल बिकम डेल्टा फाई। माइनस साइन रहन सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू वॉट? आई डी टी इंटू आर, माइनस आर यहां लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ऑलराइट बच्चों, कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 100 ओम। बात अगर आई डी टी की जाए तो आई डी टी मतलब क्या हो जाएगा? देखो आई डी टी कैसे निकलेगा? तो ये जो आपको यहां पे दिख रहा होगा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसका अगर तुम एरिया निकाल दो तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? आई डी टी, टोटल चार्ज फ्लोन। आई डी टी क्या है? टोटल चार्ज फ्लोन। तो बच्चों यहां से यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर? तो 10 इंटू वाह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, सो 1/2 इंटू बेस कितना हो गया? 0.5 यानी 2 इंटू हाइट कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 5, 2 से 50, 50 इंटू 5, 250 वेबर। बच्चों फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। सो दैट्स योर आंसर, 250 वेबर। हाँ, वेरी गुड। 250 इज एरिया, दैट्स करेक्ट। सो बच्चों 250 इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये काफी आसान सा प्रॉब्लम था। देखो कितना आसान सा प्रॉब्लम था। जेई मेन का प्रॉब्लम है ये बच्चों, जेई मेन में आया हुआ है। तो ऐसे आसान से प्रॉब्लम आएंगे आपको बच्चों जेई मेन में, जो कि हो जाएंगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको अपने फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, एक दो प्रॉब्लम हम लोग और कर लें क्या इस पे? डू वी हैव टाइम? हाँ, वी हैव टाइम। तो बच्चों हम लोग एक दो प्रॉब्लम फैराडेज लॉ पे और कर लेते हैं। लेट्स से
बच्चों इसके अंदर है एक स्क्वायर, इसके अंदर है एक स्क्वायर जिसकी लेंथ है बच्चों 2 मीटर। नहीं, लेंथ अभी मत लिखो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दी गई, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी 10 टेस्ला। और बच्चों यहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो स्क्वायर लूप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है विद द रेट ऑफ dA बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइंड आउट EMF E when side length of the square loop is 10 मीटर। बताओ तो बच्चों इसका आंसर। ये इस रेट से, ये क्या है, रेट ऑफ कंप्रेशन। ये हो गया आपका रेट ऑफ कंप्रेशन। डीए बाई डी टी हो गया आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट ई व्हेन ए इज इक्वल टू 10 मीटर। बी की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है, जल्दी से बता दीजिए आप मुझे इसका आंसर क्या होगा। ये हो गया आपका रेट ऑफ कंप्रेशन। डीए बाई डी टी हो गया आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट ई व्हेन ए इज इक्वल टू 10 मीटर। बी की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है, जल्दी से बता दीजिए आप मुझे इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, 4 वोल्ट। एक बच्चा लिख रहा है 0.04 पाई वोल्ट। 0.04 पाई वोल्ट ये कहां से आएगा? स्क्वायर लूप है ना। चलिए चेक करते हैं बच्चों। देखो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए E, और E क्या होता है? सो माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई क्या होगा? तो बच्चों आप देखो यहां पे ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर की साइड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? ए का स्क्वायर इंटू बी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम टाइम की रिस्पेक्ट में। अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, ले लेंगे इसको बाहर। अंदर क्या बच गया? डिफरेंशिएशन ऑफ ए का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा लेंगे, 2a इंटू डी ए बाई डी टी। बी हमारा कितना है बच्चों? वैल्यू ऑफ b है 10 टेस्ला, सो b इज 10 इंटू 2
अगर बात करें हम साइड लेंथ की, तो जब हमें निकालना उस समय है 10, और डीए बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? सो डीए बाई डी टी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.02। तो 0.02 से ये खत्म, और 2 इंटू 2 आ गया 4 वोल्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर है, उत्कर्ष का आंसर करेक्ट है 4 वोल्ट। बहुत बढ़िया उत्कर्ष, वेरी गुड। ज्ञानेश ने मुझे लग रहा है पाई आर स्क्वायर टाइप कुछ किया था, स्क्वायर ले लिया था, सर्कल ले लिया था इसको, इसलिए गलती किया इसने। खैर कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ना तो इस तरीके से कर लेना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपको एरिया जो है वो कांस्टेंट कर दे और मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल रखे, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई एक रेट से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। वैसे केस में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ क्या होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर उसमें उस पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ आर है तो करंट कितना फ्लो होगा। तो वैसे केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको उस कॉइल के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। ऑलराइट बच्चों, बात करेंगे हम लोग मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ, what is this motional EMF? Whenever we displace a conductor, a straight conductor, we will be discussing straight conductor, हालांकि हम straight conductor ना कोई और conductor भी करें तो भी हो सकता है ना। If we are displacing a conductor in a magnetic field, an EMF is induced across the end points of the कंडक्टर। कैसे होता है वो सब डिस्कस करते हैं हम लोग बच्चों। लेट्स से दिस इज एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई एम स्लाइडिंग अ कंडक्टर। ऑलराइट, लेट्स से मैं यहां पे एक कंडक्टर को स्लाइड करा रहा हूं ऐसे। इधर की ओर जा रहा है ये v की वेलोसिटी से। इसका लेंथ हो गया L बच्चों, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई B। लेंथ इसका L, ये V से जा रहा है। तो अब हम बात करें अगर कि इसके अंदर अगर EMF इंड्यूस होगा तो क्यों होगा, और अगर इंड्यूस हो गया तो फिर कितना होगा, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जब आप इसको इधर लेके जाओगे, है ना, तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हो एक मैग्नेटिक फील्ड में। हमने देखा है जब भी आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो, वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज क्यू भी बी। इस केस में हम साइन थीटा जो है हमारा वो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, एंड साइन थीटा विल बिकम 1, सो आवर फोर्स विल बी क्यू भी बी। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? ओके जी, F इज इक्वल टू क्यू भी बी। अब हम यहां से आगे बढ़े, अगर देखें इसको हम लोग ध्यान से, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर जाएंगे? देखो, ये देखो फोर्स की डायरेक्शन देखो, फिंगर्स अंदर, थंब की डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नीचे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस यहां पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो क्यों ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका रीजन आपको समझ में आया कि चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज। इस वजह से ये जो है हमारा एक ऐसा बैटरी की तरह बिहेव करता है। ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा बच्चों, अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए कि चलो मैग्नीट्यूड तो बताओ, मैग्नीट्यूड कितनी होगी?
तो अगर बात मैग्नीट्यूड की जाए तो बच्चों मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी, हाँ कितना, देखो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं फोर्स को QE, ये QE के बराबर होगा, QE के बराबर क्यों होगा बच्चों? QE के बराबर इसलिए होगा कि जब तक QE के बराबर नहीं होगा तब तक ये पार्टिकल्स, जैसे देखो मान लो बेसिकली यहां पे समझो कि यहां पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, यहां पे निगेटिव, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, हाँ। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये QVB को कैंसल आउट कर सके, मतलब EVB को कैंसल आउट कर सके, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का या पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट रुक जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। तो यहां से आप देखो फिर कितना आ गया, E इज इक्वल टू VB। अब आप E को थ्रू आउट द लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट, तो आप E को लिख सकते हो V बाई L, है ना। ये भी क्या है हमारा, ये बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको भी मत लिखो, E लिख दो। चलो इंड्यूस्ड EMF है E बाई L, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं ना E बाई L, बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। ये वाला फॉर्मूला याद होगा, E बाई L इज इक्वल टू VB। E कितना आ गया फिर, VBL। ये E क्या है, इंड्यूस्ड EMF। तो इसके अंदर EMF क्यों इंड्यूस होगा हमने वो भी सीख लिया, और कितना होगा हमने वो भी सीख लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू VBL। तो ये हमने देखो यहां पे हमने थीटा को क्या लिया है बच्चों, 90 डिग्री लिया है, थीटा को हमने लिया है 90 डिग्री, तो हमारा ये रिजल्ट आया, इसको आप नोट कर लो। अगर लेट्स से कि हमें एक जनरल वैल्यू के लिए निकालनी है, जब हमें थीटा नहीं पता, हमें थीटा जनरल, जैसे यहां तो हम एक स्पेशल केस के लिए निकाल लेना हमने, वो स्पेशल केस क्या था, हमने हमारा जो यहां पे फिगर था, फिगर के अकॉर्डिंग हमारा भी जो था और बी जो था, उन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था। तो हमने डायरेक्टली इसको भी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से QVB साइन 90 को 1 लेके QVB लिख दिया था हमने। बट अगर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो तो देख लो फिर कोई खास चेंजेस हमें नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम यहां पे V क्रॉस B लेके चलेंगे। F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। F को अपन लिख सकते हैं QE वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, Q से Q कैंसिल, है ना, E वेक्टर हमारा कितना आ गया, V वेक्टर डॉट B वेक्टर। अभी आपको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड EMF। बच्चों इंड्यूस्ड EMF क्या होता है आपका बताओ, तो बच्चों आपको मालूम है इंड्यूस्ड EMF होता है E वेक्टर डॉट DL वेक्टर का इंटीग्रेशन विद नेगेटिव साइन, राइट, है ना। तो आप यहां से EMF लिख सकते हो बच्चों कितना, यहां पे नेगेटिव साइन भी रहता है तो वो आप यहां लिख दीजिए, माइनस ऑफ E वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा आपका, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड डॉट DL वेक्टर थ्रू आउट द लेंथ। ये V और B सेम है, तो आप यहां पे इंड्यूस्ड EMF को बच्चों डायरेक्टली लिख सकते हो, इस E वेक्टर को आप डायरेक्टली यहां लिख देता हूं मैं, लिख सकते हो V क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर। ठीक है, यहां पे आप ये चीज इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों यहां पे ध्यान रखना है कि आप देखिए ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर,
इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो भी और बी पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से। और फिर वो एल वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाता है बच्चों तो फिर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम इस भी को ऐसे ना ले जाके, लेट्स से तुम्हारा भी तुमने ऐसे ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा फिर? तो बच्चों भी क्रॉस बी बताओ कितना होगा? भी क्रॉस बी, ये देखो, है ना, यहां पे अब मान लीजिए आप लेंथ के अलोंग लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका भी, ऐसा नहीं है बल्कि अब कैसा है, ऐसा हो गया, ठीक है, ये आपका अब भी हो गया। तो भी क्रॉस बी कैसा होगा बच्चों बताओ? भी क्रॉस बी ऐसा आ गया, मतलब भी क्रॉस बी की डायरेक्शन ये हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ भी क्रॉस बी वेक्टर। और ये जो भी क्रॉस बी वेक्टर आ गया वो इस एल वेक्टर पे कैसा हो गया बच्चों? इस एल वेक्टर पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा और डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इस कंडक्टर को इसके लेंथ के अलोंग मूव कराएंगे तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है। या फिर अगर आप इसको बी वेक्टर के अलोंग भी मूव कराते ना, अगर आप इसको बी वेक्टर के अलोंग भी मूव कराते तो भी नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इनटू द प्लेन है, तो आप इस कंडक्टर को या तो ऊपर की ओर मूव कराओ या तो इनटू द प्लेन लेके जाओ तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोशनल ईएमएफ में हमारा इतना इंफॉर्मेशन काफी है। आएंगे हम लोग यहां पे, करते हैं पहले कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे बच्चों ये प्रॉब्लम करो तो, बच्चों देखो ये हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इसमें हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। इससे एक्स डिस्टेंस दूर जब हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड लेंथ बी है और एल है, भी वेलोसिटी से आपको ऐसा फिगर में दिख रहा है किधर जा रहा है। तो जब ये एक्स डिस्टेंस दूर है बच्चों, जब ये एक्स डिस्टेंस दूर है और इस पूरे कॉइल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर, इस पूरे कॉइल की रेजिस्टेंस है आर ओम। तो बताओ कि करंट की वैल्यू इस लूप में कितनी होगी? करंट की वैल्यू इस लूप में कितनी होगी आपको बच्चों ये बताना है। तो जल्दी से बताइए तो क्या आंसर होगा इसका? वेलोसिटी से आपको ऐसा फिगर में दिख रहा है किधर जा रहा है। जब ये x डिस्टेंस दूर है बच्चों, जब ये x डिस्टेंस दूर है और इस पूरे कॉइल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर, इस पूरे कॉइल की रेजिस्टेंस है आर ओम। तो बताओ कि करंट की वैल्यू इस लूप में कितनी होगी? करंट की वैल्यू इस लूप में कितनी होगी आपको बच्चों ये बताना है। तो जल्दी से बताइए तो क्या आंसर होगा इसका?
बच्चों देखो काफी आसान सा प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको दिख गया होगा, मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था कि अगर आप कंडक्टर को ऐसे लेके जाओगे, जैसे बी की बात करें, इस वाले की बात करें और इस वाले की बात करें, मतलब मैं यहाँ पे नेमिंग इसका कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ साइड्स, कॉर्नर्स ए बी सी डी। बच्चों अगर सी डी और ए बी में देखो तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है हमारे इनका जो वेलोसिटी है वो लेंथ के अलोंग आ गया। आपको ध्यान रखना है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड जो है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए लेंथ के, और साथ ही वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए किसके, ये तो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एल के। ये तीन चीज हमें याद रखना है। तो यहां पे तभी जाके बच्चों हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाता है तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने का, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बच्चों यहां पे देखो, अगर बात करूं मैं ए बी और सी डी की, ए बी और सी डी में आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए बी और सी डी में हमारा भी और एल दोनों पैरेलल हैं, तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर यहाँ ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब ये तीन होने चाहिए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं देखो, लेकिन हमारा यहाँ पे तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, विच इज कि भी और एल दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन के अलोंग है। तो बच्चों इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से सी डी और ए बी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, काट सकते हो सिर्फ यहाँ पे आप इसको सिंपली। अब बात करते हैं अगर हम लोग एडी में, तो बच्चों एडी में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो हो जाएगा हमारा भी बी एल। यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगी, मतलब अगर मैं ईएमएफ लिखूं ए बी ए डी, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट भी, और b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2πx, और लेंथ आपको दिया ही हुआ है, देखो कितना लेंथ दिया हुआ है, l दिया हुआ है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे कि ई बी सी कितना हो जाएगा, तो ई बी सी इज गोइंग टू बी भी म्यू नॉट आई बाई एल अपॉन 2πx प्लस एल, 2πx प्लस, ओके ये क्या है, b है, ऑल राइट, x प्लस बी, म्यू नॉट भी इंटू म्यू नॉट आई बाई एल 2πx प्लस बी। अच्छा बच्चों अगर मैं यहां पे अगर इन दोनों का पोलैरिटी शो करूं, बच्चों अगर मैं इन दोनों का पोलैरिटी शो करूं तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी बताइए तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आप दिख रहा है आपको कि अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी दैट इज गोइंग टू बी इनटू द प्लेन। तो करंट कैसा है बच्चों, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन जब करंट है तो करंट इनटू द प्लेन, वेलोसिटी ऐसा, पॉजिटिव चार्जेस इधर, यानी इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसा, और यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सेम काम यहां पे भी होगा, है ना, मतलब ये पूरा सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका टोटल रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब आपको देखने में ही लग रहा है कि जो AAD है, EAD है, वो E बेसी से ज्यादा है, यानी ये वाला डोमिनेट करेगा EAD EBC को। अगर ये इसको डोमिनेट करेगा बच्चों तो हमारी जो E नेट आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई भी एल बाई 2π 1/x माइनस 1/x प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेना और निकालना है I, सो I इज गोइंग टू बी ई नेट बाई आर। इसको डिवाइड कर देना बच्चों R से और निकल जाएगी आपकी I की वैल्यू, डायरेक्शन हो जाएगी यहां पे जो दिखाया है वो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, 0
यस यस, आई इन आरएचएस साइड इज करंट ऑफ इनफाइनाइट वायर। यू आर एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। आरएचएस, तुमको आरएचएस दिख रहा है, एलएचएस हुआ ना ये, करंट तो एलएचएस में है। अच्छा तुम्हारा, ओके आई गॉट दिस। गणेश, जो तुमने आंसर भेजा है वो मेरे पास फिर से नहीं आया है। आई थिंक ना यहाँ किड एडमिनिस्ट्रेशन वाला लैपटॉप नहीं यूज कर रहे हैं, वो यूज करते हैं तो शायद आ जाता है। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें मेरे को वेट। या बच्चों, नाउ आई कैन सी इट, है ना। भी म्यू नॉट आई, नहीं नहीं, अगेन नाउ नाउ आई कैन सी इट ज्ञानेश। पहले तुम्हारा मैसेजेस नहीं आ रहा था मेरे को, बट नाउ एज यू कैन सी की मैं तुम्हारे मैसेजेस देख सकता हूँ, है ना। पहले एक्चुअली जो अपन लैपटॉप यूज कर रहे थे ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था। तो मतलब जो मैनेजर होता है ना, उससे पहले ऐसे जब तुम सिंबल्स वगैरह लिखते हो तो पूछता है कि इसको शो करना है कि नहीं शो करना है। मतलब अब इसका एल्गोरिदम होगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम होगा, मे बी वो डिसाइड करता होगा कि समथिंग दिस इज समथिंग फिशी, तो वो नहीं डिस्प्ले करता है। तो यूट्यूब आस्क्स फॉर परमिशन। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन वाला लैपटॉप से, तो नाउ आई कैन सी ऑल द मैसेजेस। हाँ, तो जैसे अभी तुम लोग को भी दिख रहा होगा तुम्हारे खुद के मैसेजेस, राइट। तो जैसे ज्ञानेश ने लिखा है म्यू नॉट आई वी एल बी बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई एक्स प्लस बी माइनस एक्स, हाँ बी आ जाएगा फिर यहाँ पे। तो म्यू नॉट आई भी एल बी, और राइट, अपॉन 2 पाई आर, हाँ 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर आएगा। अच्छा यहाँ मैंने ये एक्स छोड़ा हुआ है यहाँ पे, नहीं ठीक है, हाँ 2 पाई आर ये आ गया, 2 पाई आर, और नीचे में एक्स इंटू एक्स प्लस बी या फिर एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, सही आंसर है तुम्हारा। और उत्कर्ष ने भी कुछ आंसर किया है। उत्कर्ष ने क्या लिखा है, भी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स एल बाई आर प्लस 2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स प्लस बी एल बाई आर। और राइट, थोड़ा सा तुम्हारा उतना अच्छा क्लियर नहीं है उत्कर्ष, थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दो ना, एक लाइन में लिखते हैं ना तुम, तो सही लगता। चलो खैर बच्चों, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। ये प्रॉब्लम ध्यान में रखना इस चीज को, ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाने के चांसेस हैं। अच्छा एक प्रॉब्लम और करोगे। 33 मिनट्स हैं, एंड हाउ मेनी स्लाइड्स आर लेफ्ट। आई कैन डू। ये करिए बच्चों, यहां पे लेट्स से एक वायर है, और एक वायर को ना, एक वायर यहां पे ऐसे है, और इसको इधर लेके जाया जा रहा है। v वेलोसिटी से। इसकी लेंथ दी गई है l, इसकी लेंथ दी गई है l, ठीक है। v वेलोसिटी दी जा रही है, इसमें बच्चों I करंट फ्लो हो रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना इसमें, किसमें, इस वायर में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ तो बच्चों, इसका आंसर बताओ तो।
ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और इससे अच्छा डिस्टेंस दे देता हूं मैं ना, डी डिस्टेंस दूर एक वायर रखा गया है, ठीक है, डी डिस्टेंस दूर यहां पे एक वायर रखा गया है, ठीक है ना, और उसको ऊपर ले जा रहे हैं v की वेलोसिटी से। कितना आया बताओ इसका आंसर, कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। कितना आंसर आया जी, वी एल म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, वी एल म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ओके, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू वी एल कर दिया तुमने, गलत नहीं है। एक बात बताओ मिस्टर निपुण, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या कांस्टेंट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द वायर? मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट तुम ले सकते हो क्या? बोलो 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 बोलो, ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी। ऑलराइट, सो योर आंसर इज इनकरेक्ट, रीट्राई। बाकी किसी का आंसर आ गया तो प्लीज बताइए बच्चों। गलती समझ आ गई निपुण? ओके, देखो काफी सिंपल है, मैं करूं, आप क्या करो, x डिस्टेंस दूर बच्चों, आप क्या करो, यहां से x डिस्टेंस दूर है ना, एक dx x डिस्टेंस दूर dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, और उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको लिखो। तो बच्चों उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा डीई, उसकी वैल्यू होगी वी बी इंटू डी एक्स, वी बी इंटू डी एक्स। वी बी बी कितना हो गया बच्चों, बी हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, v इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इसको बच्चों तो मुझे मिल जाएगा टोटल ईएमएफ, और आप अगर देखोगे तो वेरिएशन कहां से कहां तक है बच्चों, तो डी से लेके डी प्लस एल तक, डी से लेके डी प्लस एल तक। बाहर लीजिए आप म्यू नॉट आई बाई 2 पाई को, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन आ गया log e x, तो आप पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। म्यू नॉट आई भी है ना बच्चों, म्यू नॉट आई भी अपॉन 2 पाई इंटू लॉग ई डी प्लस एल बाई डी, तो यहां म्यू नॉट भी एल आई। अब आई थिंक तुम्हारा आंसर सही लग रहा है, शो करता हूं मैं।
म्यू नॉट भी एल आई लॉग डी प्लस एल। हाँ ठीक है, सही है। आगे बात समझ है बच्चों, क्लियर है? गुड गुड गुड, चलिए ठीक है ना। तो ये ध्यान रखा करो बच्चों, है ना, ये भी ऐसे प्रॉब्लम आपके जेई मेन में आ सकते हैं। और देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट यही तुम अगर ध्यान नहीं रखोगे कि थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहेगा तो गलती कर दोगे। ये गलती नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। ऑल राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। अगर एक रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं रोटेट करा देता हूं बच्चों, अगर मैं एक रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा देता हूं, मान लीजिए देयर इज दिस रॉड, there is this rod of length L, it is pivoted here and it's rotating with an angular speed omega। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी B हो गई, लेंथ उसकी L है, ओमेगा से इसको रोटेट किया जा रहा है सेंटर के अबाउट। तो बच्चों बताना है आपको कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी इस रॉड में। इस रॉड की लेंथ आपको L दी गई है, तो बच्चों फिर हम काम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना। E इज इक्वल टू VBL, यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों DE इज इक्वल टू VBL। सोच सकते हो कि सर यहां पे आप DE इज इक्वल टू VBL लिख रहे हो, इसका मतलब यह है कि जरूर कोई एक चीज VBL में से कोई एक चीज कांस्टेंट नहीं होगी, है ना। अब देखो हमारा लेंथ तो खैर कांस्टेंट ही है, मतलब भी या बी में से कोई एक चीज कांस्टेंट नहीं है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चीज कांस्टेंट नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपको कांस्टेंट दे ही दिया गया है, बी है उसकी वैल्यू, कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है आप देख सकते हैं बच्चों, इसका आप अलग अलग एरिया सेलेक्ट करो। यहां के लिए अगर आप वेलोसिटी देखो, अगर इसकी यहां से सेंटर से डिस्टेंस x है तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा x। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर y है तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा y। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर l है तो वेलोसिटी होगी ओमेगा l। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बच्चों? अब देखो समझो इस बात को, इसी वजह से हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने की वजह से यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहां पे करने वाले हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले निकालेंगे dx में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। बच्चों यहां पे v की वैल्यू में क्या पुट करूं, मैंने क्या किया, यहां पे x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, जिसकी थिकनेस है dx। तो वेलोसिटी हो गई ओमेगा x, थिकनेस हो गई dx, यानी लेंथ हो गई dx। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं v की वैल्यू ओमेगा x, यहां पे हो गया dx। और वेरिएशन कहां से कहां तक है x का, तो 0 से लेके l तक। यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू गेट माय आंसर विच विल बी b ओमेगा x dx का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। वैल्यूज पुट कर दूंगा तो l स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। तो बच्चों ये मिल गया मुझे ईएमएफ की वैल्यू इसमें, E इज इक्वल टू बी ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, गुड। काफी अब इसमें अगर देखना है आपको, पोलैरिटी चेक करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, इनटू द टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड,
फिंगर्स को रखिए, थंब को रखिए डायरेक्शन में किसके, वेलोसिटी के, इसके परपेंडिकुलर लाइन आपको मिलेगा, मतलब यहां सारे पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट होंगे, यहां सारे नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट होंगे, मतलब दिस विल बिहेव समथिंग लाइक दिस, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। अब कुछ करते हैं इसमें सवाल। हाँ, वेरी गुड, सही बोला तुमने निपुण, वेरी गुड निपुण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों लेट्स से आपको ऐसा सवाल दिया जाता है एक कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा चेंज है बच्चों। चेंज क्या है मैं आपको समझा देता हूं। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। और बच्चों इसमें क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन इधर वाला जहां पे इसको, जहां पे ये पिवोटेड है बच्चों, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक, मतलब L/2, L/2 वाला रीजन जो है बच्चों वो क्या है, L/2 वाला रीजन जो है वो कंडक्टर है, और फर्स्ट L/2 वाला जो रीजन है वो इंसुलेटर है। इसको ओमेगा से रोटेट करा दिया गया इस डायरेक्शन के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू B है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस रॉड। बताओ बच्चों कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रॉड में, बताइए। अब इंसुलेटर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, उस पर फोर्स लगेगा नहीं, उसमें इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। इस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू B है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, 3/8 ओमेगा BL²। सही लग रहा है मेरे को, लगता है आंसर तुमको याद है। गुड। निपुण कह रहा है बी ओमेगा L²/8, ज्ञानेश कह रहा है 3B ओमेगा L²/8। तो ज्ञानेश उत्कर्ष का आंसर सेम है, निपुण का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स चेक किसका आंसर सही है। बच्चों देखो, ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम लोग जैसा हमने किया था सेम वही प्रोसेस यहां पे भी है। बस आपको यहां पे एक छोटा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि वहां पे जो वेरिएशन तुमने 0 से L तक लिया था, यहां पे 0 से L तक नहीं लोगे, L/2 से L तक लोगे। L/2 से L तक इसलिए लोगे क्योंकि इस रीजन में ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। तो बच्चों आपका जो D का एक्सप्रेशन था दैट वाज B ओमेगा एक्स dx, राइट। आपने इसको 0 से L तक इंटीग्रेट किया था ना, यहां से आप इंटीग्रेट करोगे L/2 से लेके L तक। तो B ओमेगा को ले लो बाहर, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। अपर लिमिट आप पुट कर दो यहां पे L, लोअर लिमिट पुट कर दीजिए L/2। बच्चों आंसर आ जाएगा आपका B ओमेगा L²/4, है ना। और माइनस कितना हो जाएगा फिर बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका L²/4 यानी L²/8, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे फिर आंसर कितना आ जाएगा बोलो। तो दिस इज गोइंग टू बी L²/2
2 ना बच्चों, एल स्क्वायर बाई 2, एल का स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर बाई 2। बच्चों यहां पे हमारा आ गया बी ओमेगा, इसको मैं सॉल्व करूं अगर तो 2 और 8 का एलसीएम 8 हो गया, यहां पे 2 4l स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर एंड बाई 8। 4l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 3l स्क्वायर, तो 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर सही है। हाँ, ये काम भी कर सकते हो, जैसे ज्ञानेश ने बोला कि पहले हम टोटल को कंडक्टर मान लेंगे और टोटल का निकाल लेंगे और फिर इसमें इस वाले को टोटल में से माइनस कर लेंगे। वो भी एक तरीका सही है बच्चों, कि आप टोटल का निकाल लीजिए, ईएमएफ कितना आएगा, तो टोटल का ईएमएफ आपका आता कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, इसमें से तुम माइनस कर लो यहां से यहां तक, इसका क्या होता फिर, तो बी ओमेगा एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 यानी कि 8, तो हमारा सीम आ जाता। फिर देखो ना, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बाई 8 हमारा 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। या तो ये एक तरीका है आपका करने का, या तो ये मेथड है कि यहां से यहां तक का ईएमएफ निकालो और फिर इस वाले के ईएमएफ को माइनस कर दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी बच्चों, अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं तो यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पे हम किसको चेंज कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक एग्जांपल देखो, लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला क्या मैंने, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसको चेंज कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वैरी करते हैं, फिर इंड्यूस होता है हमारा ईएमएफ किसमें, कंडक्टिंग लूप में। जैसे लेट्स से ये हमारा कंडक्टिंग लूप हो गया, इसकी एरिया फिक्स कर दी तुमने, इसकी एरिया लेट्स से ए है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन बच्चों जब हमने मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया था तो फिर हमने वहां पे देखा था कि जब हमारा मोशनल ईएमएफ हुआ था तो वहां पे हमने मूव कराया था कंडक्टर को, या फिर जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वहां भी हमने देखा था कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मूव करेगा ना, सॉलिड एक पास आएगा दूर आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मूवमेंट था कंडक्टर का मूवमेंट था, मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल्स थे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगता ही है, वहां से हमने रिलेट किया था और ईएमएफ निकाला था। बट व्हाट अबाउट दिस, यहां तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, ना ही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है और ना ही ये मूव कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे हो तो यू कैन ऑब्जर्व कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है, तो बच्चों इसको जस्टिफाई करने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव अगर आपको कराना है तो आपने देखा था जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है तो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव। अगर हमारा मैग्नेटिक फोर्स है तब ठीक है, लेकिन यहां मैग्नेटिक फोर्स है नहीं ना, तो दैट्स व्हाई वी हैड टू इंट्रोड्यूस अ टर्म इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका सोर्स क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी स्टडीड इन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स था चार्ज एट रेस्ट, बट यहां पे हमारा बच्चों जो सोर्स होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज नॉट चार्ज एट रेस्ट, इसका सोर्स होता है वैरिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका सोर्स क्या होता है बच्चों, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका सोर्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। जैसे अगर हम लोगों ने अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था
वो कंजर्वेटिव था, दिस इज ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसके लिए यू कांट डिफाइन पोटेंशियल, इसके लिए बच्चों आप पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। और नॉन कंजर्वेटिव है तो राउंड ट्रिप में वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। आपने देखा था कि क्लोज लूप्स फॉर्म नहीं करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी जानना है बच्चों कि यहां पे जरूरी नहीं है कि एक कंडक्टिंग लूप प्रेजेंट हो। इवन इन केस ऑफ ऑब्जेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग लूप इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट इनसाइड दिस रीजन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन से हमारे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों कि ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है ना, ये बच्चों आप लिख सकते हो, रिलेशन आ जाता है यहां से ई वेक्टर और डी एल वेक्टर इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, यहां से आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑल राइट। और लाइंस कैसी होती हैं, तो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन बच्चों आपको याद रखना है। ऑल राइट, और कुछ है? तो ठीक है बच्चों, हमारा आज का सिलेबस खत्म होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हमने इतना ही पढ़ाई किया, ये मैं पढ़ा। अगली क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, आरएल सर्किट, है ना, करंट राइज, करंट ड्रॉप, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जेई मेन के हिसाब से, बट स्टिल आई विल कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये आप खुद से रिवाइज करके आना, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, थ्योरी बताऊंगा, कुछ पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स जो एचसी वर्मा, आयरोडोव के ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो कि रिलेवेंट हैं जेई मेन के लिए, वो मैं लेके आऊंगा और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मिलते हैं बच्चों फिर कल। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जेई मेन के हिसाब से, बट स्टिल आई विल कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये आप खुद से रिवाइज करके आना, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, थ्योरी बताऊंगा, कुछ पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स जो एचसी वर्मा, आयरोडोव के ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो कि रिलेवेंट है जेई मेन के लिए, वो मैं लेके आऊंगा और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मिलते हैं बच्चों फिर कल।